हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी कृतिका बुक का थर्ड चैप्टर लेकर, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। तो यहाँ पर हम बता दें, साना साना हाथ जोड़ी का मतलब क्या होता है। बच्चों, यहाँ पर साना साना हाथ जोड़ी का मतलब है, ये एक प्रार्थना है जो कहाँ पर गाई जाती है, जो गाई जाती है सिक्किम में। तो लेखिका ने सिक्किम की यात्रा का वर्णन हमारे सामने किया है, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका सिक्किम गई हैं अपनी यात्रा पर, और उसी के ऊपर ये चैप्टर लिखा हुआ है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी यात्रा कितनी सुखद रही, वहाँ के लोग कितने मेहनती हैं, कितने अच्छे हैं। ये सारा वर्णन उन्होंने इस चैप्टर में किया है। और किसी युवती ने उनके सामने एक प्रार्थना गाई थी जिसका नाम था साना साना हाथ जोड़ी। तो उसी से प्रेरित होकर लेखिका ने इस चैप्टर का नाम भी यही रखा, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। मतलब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसका थोड़ी डिटेलिंग ज़्यादा है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर की जो लेखिका है उनका नाम है मधु कांकरिया। तो मधु कांकरिया जी के जीवन के बारे में जानते हैं। कथाकारी मतलब ये कहानियाँ लिखती हैं। मधु कांकरिया का जन्म कलकत्ता के निम्न मध्यम वर्गीय जैन व्यवसायी परिवार में 23 मार्च 1957 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता के एक जैन व्यवसायी परिवार में हुआ था। मधु कांकरिया के पिता का नाम ध्यानचंद वर्डिया तथा माँ का नाम अक्षय देवी था। मधु जी के पिता का अपना मेटल का व्यवसाय था। इन्हें किताबें, अखबार, पत्रिकाएं आदि सारी चीज़ें पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, वो हमारे आपके सामने लेकर आए हैं, जिनमें से हैं खुले गगन के सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता खोर, सेज पर संस्कृत और सूखते चिनार। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। यह पाठ मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। तो लेखिका ने इस चैप्टर में जो यात्रा की है वो कहाँ की है? सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, वहाँ की, और उसके आगे जो हिमालय है वहाँ की जो उन्होंने यात्रा की है उसका वर्णन इस चैप्टर में उन्होंने किया है। जो शहरों की भागम भाग भरी ज़िंदगी से दूर है, मतलब जो शहरों में भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, चारों तरफ गाड़ियों की आवाज़, ट्रैफिकों की आवाज़, तो ये सारी चीज़ें इनसे बहुत दूर थी। मतलब बहुत ज़्यादा सुकून वाले माहौल में वो जाकर अपनी छुट्टियां व्यतीत कर रही थी। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। वह तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती है। तो वहाँ के लोगों को वो क्या बताती है? मेहनती बादशाहों का शहर बताती है, क्योंकि वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होता है। मतलब आसमान बहुत ज़्यादा साफ होता है, मतलब बहुत वहाँ पे प्रदूषण कम है, इसलिए आसमान भी हमेशा साफ रहता है। और आसमान साफ होता है तो तारे एकदम क्लियर दिखाई देते हैं, है ना, जिसमें वह खो जाती है। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो गाती है। तो जो साना साना हाथ जोड़ी है उसका मतलब यही है कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो वो युवती हमेशा ये गीत गाती रहती है। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती है। मतलब अगले दिन उन्हें क्या देखना था? कंचनजंगा की चोटियाँ देखनी थी, पर मौसम साफ नहीं था। मतलब बारिश कभी भी हो जाती है वहाँ पर, और थोड़े से धुंध छाई रहती है, जिससे क्या हो जाता है? स्नोफॉल हो जाता है या बर्फ़ गिरने लगती है। तो वैसा ही कुछ मौसम वहाँ पर भी बना हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ कि वो पर्वत की चोटी को क्लियर नहीं देख पा रही थी। पर क्या हुआ था, वहीं पर चारों ओर बहुत सारे फूल खिले हुए थे रंग बिरंगे, जिसको देखकर लेखिका बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उस दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यूमथांग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेन नार्गे के साथ रवाना हो गई। तो वहीं से वहां पर एक दूर जगह थी जिसका नाम था थूमथांग, जिसे देखने के लिए वे अपने साथियों के साथ रवाना हो गई। गैंगटॉक से थूमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी।
जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। अब जैसे ही वह गैंगटॉक से थूमथांग के लिए निकल रही थी तो वहां रास्ते में उन्हें क्या दिखा, लाइन से झंडे लगे हुए दिखाई दिए। पताका मतलब झंडे, है ना, जो सफेद 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 कलर के थे, जो किसका इंडिकेशन है, बौद्ध पताकाओं का इंडिकेशन है, जो सारी ध्वज वहां पर फहरा रही थी। अब जो सफ़ेद कलर है वो किसका प्रतीक होता है, शांति और अहिंसा का प्रतीक होता है। और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे, और जितनी भी ध्वज थी उनके ऊपर क्या लिखे थे, कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं पहरा दी जाती है। तो उनके साथ जो उनके गाइड चल रहे थे उन्होंने ये बताया कि जब भी किसी बौद्ध भिक्षु की या बौद्ध स्वावलंबी की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी स्वच्छ या पवित्र स्थान पर 108 ध्वज फहराए जाते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये स्वयं खुद नष्ट हो जाती है। मतलब ये जो 108 पताकाएं लहराई जाती हैं, इनको कभी भी निकाला नहीं जाता है, ये खुद ही नष्ट हो जाती है। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती है। और उन्होंने बताया कि जब भी कभी कोई नए कार्य की शुरुआत करनी होती है तो रंगीन ध्वज वहां पर फहरा दी जाती है। आगे चलते हैं। जितेन ने बताया कि कवि लॉन्ग स्कॉट नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो उन्होंने बताया कि कवि लॉन्ग स्कॉट एक जगह का नाम है, यहाँ पर किस मूवी की शूटिंग हुई थी, गाइड मूवी फिल्म की यहाँ पर शूटिंग हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। तो वहां पर एक कुटिया थी जहां पर क्या था, एक चक्र घूम रहा था, जिसे क्या कहा गया, प्रेयर व्हील कहा गया, मतलब प्रार्थना का चक्र कहा गया। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगे। मतलब जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे तो शहर से आगे जा रहे थे। अब जैसे जैसे शहर की से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा था, बाजार कम हो रहे थे और लोगों का दिखना भी वहाँ कम हो रहा था, क्योंकि शहर से दूर लोगों का आना जाना थोड़ा कम हो जाता है। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते महसूस हो रहा था, वह विशाल लगने लगता है। मतलब जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे उन्हें सारी चीज़ें धुंधली सी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहाँ पर धुंध जमी हुई थी। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे हिमालय का स्वरूप बदलता जा रहा था। मतलब हम आगे बढ़ते जाएंगे हिमालय की ओर तो उसका स्वरूप हमें चेंज मिलता जाएगा। मतलब दूर से थोड़ा और अलग, फिर थोड़े पास गए तो फिर उसमें कुछ चेंज दिखा, फिर थोड़े पास गए तो उसमें कुछ चेंज दिखा। तो ऐसा उन्हें ये लग रहा था, क्योंकि हिमालय तो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उन्हें क्या लग रहा था, वो और भी ज़्यादा बड़ा लगते जा रहा था। सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है, और उनकी जीप कहाँ पर रुकती है, सेवन सिस्टर वाटरफॉल पे उनकी जीप रुकती है। सभी लोग वहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। अब जो सिक्किम जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और वहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। बहुत सुंदर जगह है, तो सभी लोगों ने क्या किए, अपने कैमरे से फ़ोटो लेने लगे उस सुंदर जगह की। झरने का पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को भागकर ले जाएगा। मतलब जो झरना था उसको देखकर लेखिका को ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर जितनी भी बुराई और जितना भी दुष्ट चीज़ें हैं वो सारे ये झरना उनके अंदर से बहाकर लेकर चला जाएगा। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा हो। मतलब सिक्किम बहुत ही सुंदर जगह है और प्राकृतिक वातावरणों से घिरी हुई है। तो जैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे जा रही थी तो जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते जा रहा था। तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जादू से छड़ी घुमाकर इस सारे सीन को क्रिएट कर रहा हो। सारी चीज़ें इतनी जल्दी बदलते जा रही थी। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। मतलब थोड़ी देर के लिए उनकी जीप कहाँ रुकी थी, जिस जगह का नाम था थिंक ग्रीन। वहाँ सभी कुछ एक साथ
सामने था, वहाँ सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरे वेग से बह रही तिस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। मतलब जहाँ पे वे रुके थे थिंक ग्रीन नामक जगह पर, वहाँ पे सारी चीजें थी। मतलब क्या क्या था वहाँ पर, झरने भी थे, वहाँ पर नदियाँ भी थी, आसमान भी थे, धुंध भी थी सामने, और बहुत सारे फूल भी खिले हुए थे, है ना। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया था। तो मतलब क्या था, वहाँ पर औरतों की पीठ पर टोकरियों में बच्चे थे, तो वहाँ का ये कल्चर है कि बच्चों को लेडीज़ें अपनी टोकरी में रख लेती हैं। और वातावरण बहुत ज़्यादा सुंदर था। पर इतने सुंदर वातावरण में भी लेखिका को किस चीज़ का दुख हुआ कि वहाँ के लोग अभी भी भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्यों में खोए हुए हैं। मतलब वहाँ पे अभी भी लोगों के पास भूख है, गरीबी है और अकारण मृत्यु के चीज़ों ने लेखिका को बहुत ज़्यादा डरा दिया था। तो बच्चों, ये चैप्टर का पहला पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो एक बार आप ये चैप्टर को रीड करिएगा अपनी टेक्स्ट बुक से। इसके साथ ही हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे इसी के सेकंड पार्ट में। जब तक के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक से ये चैप्टर को रीड ज़रूर करिएगा। थैंक यू।